आज मेरा आपका हम सबका सौभाग्य है, हमारे साथ में अमित जैन जी है, मेरे परम मित्र भी हैं और मेरे लिए मैं इनको अपना एडवाइज़र भी मानता हूं। और जब भी कभी कहीं चर्चा करनी होती है तो पहला फ़ोन इनको लगा देता हूं कि अमित भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, आप कैसा सोचते हैं, आपका क्या विचार है। इतने छोटी उम्र के अंदर इन्होंने बहुत नाम कमाया, दुनिया भर के कई राष्ट्रपतियों को एडवाइस करते रहे हैं। 12 साल ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में अंगद की तरह अपने पाँव जमा के रखे और पहले रिलायंस कैपिटल के ये यंगेस्ट कंट्री के एवर कंट्री हेड रहे। 10,000 फ्रेंचाइजी बनाए रिलायंस कैपिटल के। रिलायंस कैपिटल को छोड़ने के बाद आज 300-400 लोगों की टीम के साथ में 1.25 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अब तक गाइड कर चुके हैं अपना पैसा कहाँ, कैसे, कब, कितना, कब लगाना है, कब निकालना है। फाइनेंस की दुनिया के गेम चेंजर, ग्रोथ के एक्सेलरेटर, को फाउंडर आशिका ग्लोबल फैमिली ऑफिस सर्विसेज के जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें अमित जैन जी। अमित जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं, जो आजकल सब लोग सुन रहे हैं, एक होता है कि एनिमी ऑफ ग्रोथ इज अनसर्टेनिटी। जहां अनसर्टेनिटी हो वहां ग्रोथ का दिख पाना, कंसिस्टेंट ग्रोथ का दिख पाना मुश्किल हो जाता है। और आज के समय में दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट आदमी खुद ही अनसर्टन हुआ पड़ा है। मैं बात कर रहा हूं किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। एक दिन दुनिया भर में दम घुटने वाला टैरिफ लगाते हैं, अगले दिन टैरिफ को बहुत माइन्यूट कर देते हैं। अनसर्टेनिटी है। इतनी अनसर्टेनिटी में मार्केट में और इकोनॉमी में भारत के लिए ग्रोथ कहाँ पॉसिबल दिखाई पड़ रही है आपको? Thank you, भाई. I think it's an awesome question. But to give you a straight answer, ये जितना भी ट्रम्प का टैरिफ है, ये केवल एक नेगोशिएशन टैक्टिस है, ठीक है? कि भाई मुझे अभी तक क्या था कि जो यूएस गवर्नमेंट है उसके पास एक फ्री प्रिंटिंग प्रेस है कॉल यूएस फेड। आप जब मर्जी आए तब आप पैसा या डॉलर प्रिंट कर सकते हैं। अब 1971 से यूएस फेड इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है कि भाई कोई 1971 से पहले आप केवल उतना ही पैसा प्रिंट कर सकते थे जितना आपके पास गोल्ड रिजर्व है। 1971 में इन्होंने यूएस ने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप जितना मर्जी पैसा प्रिंट कर सकते हो, यू डोंट नीड टू हैव अ गोल्ड बैकअप। उसके बाद से यूएस की इकोनॉमी 4 या 5 साल छोड़ के इन लास्ट हाउ मेनी ईयर्स, 70 ईयर्स, 55 ईयर्स, आप 5 या 7 साल छोड़ दो, हर साल प्रिंट किया पैसा, हर साल पैसा प्रिंट किया है, हर साल फिस्कल डेफिसिट में है। तो यूएस के बारे में मैं थोड़ा व्यू दे दूं, उसके बाद फिर यूएस के टैरिफ और उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर। इसको 3 सीक्वेंस में लेते हैं इस क्वेश्चन को, सो एटलीस्ट लार्जर ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि ये जो अभी हम देख रहे हैं मीडिया के अंदर, इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। तो पहले तो एक यूएस एक ऐसा स्टॉक है, अगर आप हमारी निगाह से देखो, जिसकी जीडीपी है $30 ट्रिलियन, तो उसकी सेल्स हो गई 30 रुपया, ठीक है? अब जब सेल्स हुई तो एज ए बिजनेसमैन हम क्या सोचते हैं कि भाई सेल्स है तो प्रॉफिट कितना है? तो उसका प्रॉफिट है 0, क्योंकि ये जो कंट्री है ये प्योरली करंट डेफिसिट पे काम करती है और फिजिकल डेफिसिट के ऊपर काम करती है। तो पिछले 30-40 साल से इसका फिजिकल डेफिसिट कंटिन्यूस चल रहा है। सेल्स 30 रुपया, प्रॉफिट 0 और अदर इट इज इन लॉसेस, और जो डेट है वो है करीबन $270 ट्रिलियन। ये अनफंडेड लायबिलिटी है यूएस की। अगर आप कोई भी, आप में से कोई गूगल सर्च करेगा और लिखेगा यूएस डेट क्लॉक, यूएस डेट क्लॉक, तो आपको दिखेगा कि यूएस का डेट करीबन हर एक साल में करीबन 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है? सो ये जो इतना यूएस ने इतना पैसा प्रिंट किया, एंड इट्स अ डेट इकोनॉमी। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पूरा डेट पे चलता है, ठीक है? अब डेट पे चलता है तो ग्रोथ काफ़ी आ गई। अब ग्रोथ काफ़ी आ गई, उससे इन्फ्लेशन आ गया। तो अब ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं टैरिफ, वो एक्चुअली टैरिफ उनका पर्पस नहीं है। उनका पर्पस है इस ग्रोथ को स्लो करना जिससे इन्फ्लेशन नीचे आए। क्योंकि इस साल, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू कैन कनेक्ट विद दिस पॉइंट, इस साल यूएस के करीबन $9 ट्रिलियन के बॉन्ड रिन्यू होने वाले हैं। बॉन्ड्स होते हैं जो सरकार बॉन्ड इशू करती है और लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जब ये बॉन्ड इशू हुए थे तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 1.5% का, 1 से 1.5% का। और अभी अगर वो रिन्यू होते हैं बॉन्ड तो वो होंगे करीबन 4.5% के वो रिन्यू होंगे। तो अभी ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, वो जानबूझ के इकोनॉमी को स्लो करना चाहते हैं, जिससे कि जब इकोनॉमी स्लो होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएंगे तो उनका डेट
लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये जो मीडिया आपको नहीं बताता है वो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मीडिया आपको वही दिखाता है जो ट्रम्प साहब ट्वीट करते हैं, पर उस ट्वीट के पीछे की हकीकत क्या है वो ये है दैट इट्स अ यू कैन से इट्स अ मैन क्रिएटेड रिसेशन और इंड्यूस रिसेशन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो इसका बहुत लंबे समय तक कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है किसी भी देश के ऊपर। ये केवल एक नेगोशिएशन टैक्टिस है और हमें लगता है आने वाले 3 से 6 महीने में ये सेटल हो जाएगा। अमित जी, मैं फॉलोअप क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं कि निफ्टी पिछले कुछ महीनों में कई % गिरा। को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 95 लाख करोड़ रुपया भारत का इस समय वाइप ऑफ हो गया है। और जिस तरह मार्केट परफॉर्म कर रही है, अब आपने आज यूएस की एक पिक्चर हमारे को दिखाई, उसका इम्पैक्ट इंडिया में कितना पड़ने वाला है और इंडियन इन्वेस्टर्स को अब कैसे देखना चाहिए जब 95 लाख करोड़ रुपया रीसेंसी ट्रैप जो है, रीसेंसी बायस जो है बड़ा स्ट्रांग होता है, उसको देखते हुए हमारा नजरिया कैसे रहना चाहिए? इंडिया के ऊपर जो भी चीज़ का इम्पैक्ट आएगा, जहाँ तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, वो बहुत लिमिटेड होगा। उसके सिर्फ 2 कारण हैं। पहले हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि इंडिया के मार्केट में और यूएस के स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क है। जब यूएस का स्टॉक मार्केट गिरता है, एक्चुअली यूएस के अंदर यूएस का मार्केट कैप है $60 ट्रिलियन, $60 ट्रिलियन। हमारा मार्केट कैप है $4 ट्रिलियन। एक तो बहुत फर्क है इसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जब यूएस का मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें जब भी कोई बाइंग आती है या सेलिंग आती है तो बहुत स्ट्रांग आती है, क्योंकि पूरी दुनिया या तो इन्वेस्ट कर रही होती है या बेच रही होती है। ऐसा बोला जाता है ना, अगर अमेरिका को ठंड लगी तो पूरी दुनिया छींकती है। ये बात सही है, लेकिन इंडिया थोड़ा सा एक्सेप्शन रहेगा उसके लिए, एंड उसके अपने लॉजिक्स हैं विवेक भाई। फॉर एग्जाम्पल, जब यूएस का स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट। और जब वो नीचे जाता है तो पूरे वर्ल्ड के लोग इकट्ठा बेचते हैं। इंडिया में क्या है, जितना भी एफआईआई माल बेचते हैं उतना डीआई माल खरीद लेते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो द आंसर, राइट। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये इंडिया के साथ ब्लेसिंग्स है, यूएस के पास ये ब्लेसिंग्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन मार्केट में जो इक्विटी स्ट्रक्चर है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर 100% इक्विटी है, मार्केट कैप अगर 100% है, तो 55% जो मार्केट कैप है वो प्रमोटर्स के पास है, जो शेयर्स हैं। 55% प्रमोटर के पास, 18% एफआईआई के पास, 18% डीआई के पास, और बाकी का 9 से 10% पब्लिक के पास। तो जब भी कोई सेलिंग आती है, जब भी मार्केट नीचे गिरता है, तो प्रमोटर तो कभी माल बेचेगा नहीं सस्ते के अंदर। आप और मैं तो कभी माल बेचेंगे नहीं, अगर हमारा शेयर प्राइस नीचे गिर गया तो आपकी वो सप्लाई खत्म हो गई। पब्लिक आजकल बेच नहीं रही है, क्योंकि कोविड के बाद लगभग 12 करोड़ नए डीमैट खाते खुले हैं। तो अगर उन डीमैट खातों में 12 करोड़ में से मान लीजिए केवल 6 करोड़ खाते एक्टिव हैं, 6 करोड़ खाते इनएक्टिव हैं, उनमें अगर 1 लाख रुपया भी आता है साल का 1 लाख रुपया, तो कितना रुपया हो गया? 6 लाख करोड़ रुपया। तो 6 लाख करोड़ रुपया आपका डीमैट खातों में आ रहा है। आपका 25,000 करोड़ रुपए का महीने का म्यूचुअल फंड का एसआईपी है, लगभग 3 लाख करोड़ हो गया। तो आपका 9 लाख करोड़ का एक लगभग फिक्स इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में है। तो एफआईआई चाहे कितना ही बेच ले, इंडिया की मार्केट में एक लेवल के बियॉन्ड इंपैक्ट नहीं आने वाला है। उसका एग्जाम्पल था 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को डाउ जोन्स, जो यूएस का बेंचमार्क इंडाइसिस है, वो एक दिन में 12% गिरा। हम लोग भी अगले दिन 3% नीचे गिरे, पर हमने इंटरडे में मार्केट को रिकवर कर लिया, बिकॉज हमारे यहाँ डीआई का और पब्लिक का बाइंग आ गया। तो इसलिए वो जो आपने कहावत कही, ये आज से 10 साल पहले बहुत रेलेवेंट थी कि अगर यूएस को कुछ भी होता है, छींक भी आती है, तो यहाँ बुखार होता है, और इधर वे वॉट एवर इट वर्क्स आउट टू बी, राइट। बट अब बिकॉज डीआई सपोर्ट की वजह से और पब्लिक सपोर्ट की वजह से हमारी डिपेंडेंसी उतनी एफआईआई के ऊपर नहीं रही है। तो हम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट है। अमित जी, आपसे 2 सवाल है। एक, टैरिफ पे वापस आ रहा हूँ। यूएस और चाइना दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी है। टैरिफ दोनों खेल रहे हैं दुनिया भर में। पीयूष गोयल जी जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि यूएस चाइना टैरिफ वॉर जो है भारत के लिए बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में 15 करोड़ एमएसएमईज, और कुछ एमएसएमईज आज आपके सामने बैठे हैं, इनमें से कुछ एसएमई आईपीओ की तरफ भी आगे जाएंगे, वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाएं? और जबकि जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 2025 तक ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा, कह रहा है कि ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हो गए हैं। रशिया यूक्रेन का, इजराइल पैलेस्टीन का, यूएस ईरान का,
इंडिया पाकिस्तान का। अब ऐसे में इंडियन मार्केट के लिए आप कितना बुलिश हो? आपको क्या लगता है आने वाले समय में इंडियन मार्केट के साथ कैसा होगा, और इन अपॉर्चुनिटी इसमें एक एमएसएमई अपने लिए अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे? विवेक भाई, कोई भी रिसेशन पूरी दुनिया में जितना भी आएगा ना, वो इंडिया की अपॉर्चुनिटी है। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारा देश का स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है। मान लीजिए, जैसे मैंने बात करी लास्ट आंसर के अंदर कि यूएस फेड को डॉलर प्रिंट करना आता है, वो सिर्फ डॉलर प्रिंट करता ही रहता है जब उसको लगता है। और जो डॉलर प्रिंट होता है वो करेंसी क्रिएट हो गई, मतलब वो सिस्टम में पैसा आ गया दुनिया के अंदर। तो पैसे का एक नेचर है, वो है चेजिंग द ग्रोथ। पिछले 25 सालों से हिंदुस्तान की अकेली एक ऐसी कंट्री है जो 7% के कैगर से ग्रो कर रही है, राइट। तो जब भी ये पैसा प्रिंट हुआ जो भी 25 सालों के अंदर, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट होता है, चाहे वो एफडीआई के रूप में आए, एफआईआई के रूप में आए, हमारे इमर्जिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं वो पैसा हमारे इकोनॉमी में आता है। यही रीज़न है कि जो 1990s के अंदर हमारे यहाँ स्कूटर भी एक लग्जरी माना जाता था, और आज मर्सिडीज़ कार भी हमारे एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। दैट शोज द ग्रोथ ऑफ इंडिया। सो टू आंसर वेरी क्रिस्पली ऑन योर क्वेश्चन, कोई भी रिसेशन अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए हमेशा एक रिसेशन, कोई भी रिसेशन थ्रेट इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि आज का जो जियोपॉलिटिकल सेटअप है, यूएस का चाइना से झगड़ा है, यूएस का रशिया से झगड़ा है, यूएस का सऊदी से नहीं बन रहा है, गल्फ के अंदर ऑयल बिजनेस है या टूरिज्म है, इसके अलावा गल्फ के अंदर ज़्यादातर बिजनेस नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली एक इकोसिस्टम कहाँ है पूरी दुनिया में जहाँ पैसा इन्वेस्ट करो? ऑस्ट्रेलिया स्लो ग्रोथ में है, जापान पिछले 25 साल से रिसेशन के अंदर चल रहा है, जो उसका 25 साल पहले जो जीडीपी था लगभग उसके आसपास ही आज उसका जीडीपी है। तो अगर ये पैसा प्रिंट हो रहा है और बहुत सारे पढ़े लिखे फंड मैनेजर जो लोगों का पैसा संभालते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो पैसा कहाँ लगाएंगे? आपको तो पैसा इंडिया में आएगा। हाँ, उसकी अपॉर्चुनिटी कई बार स्टॉक मार्केट की हो सकती है जो कि एफआईआई के रूप में होगी, कई बार उसकी अपॉर्चुनिटी एफडीआई के रूप में हो सकती है, जो कि जो हम इमर्जिंग बिजनेसेस है या एसएमई सेक्टर है या हमारे लार्ज कॉर्पोरेट हाउस हैं, उनके अंदर वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होगा। सो जेपी मॉर्गन ने कहा 2025 में रिसेशन आएगा, वो आएगा। अगर वो आ भी गया तो ज़्यादा दिन हिंदुस्तान के लिए नहीं टिकेगा, ये कंफर्म है हमारा। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप। बहुत सुंदर। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। एमएसएमई यहाँ बैठे हैं, एसएमई यहाँ बैठे हैं, हर तरह का बिजनेसमैन है। एसएमई आईपीओ ने, आपकी जानकारी के लिए ध्यान दीजिएगा जरा इस क्वेश्चन पे, आपके बहुत काम का क्वेश्चन है, थोड़ा आगे होकर के बैठिएगा इस सवाल पे। एसएमई आईपीओ ने स्टॉक मार्केट में अब असली हीरो बन चुके हैं। ये जिसको नई जानकारी है मैं बता देता हूं। एंजल वन की रिपोर्ट के हिसाब से एसएमई आईपीओ का एवरेज लिस्टिंग गेन 2019 में केवल 2% था, और 2019 से 2024 तक ये 2% से बढ़ के हो गया 74%। पहले जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर केवल वही एसएमई पे बेट किया करते थे, आज रिटेल इन्वेस्टर भी एसएमई आईपीओ में आ गया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी एसएमई आईपीओ में आ गया है। एंकर इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं अच्छी कोई डील मिल जाए उनको बढ़िया, प्री आईपीओ ही ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी डील बढ़िया मिल जाए, कोई अच्छा बिजनेस मिल जाए जिसमें आ जाए। एसएमई आईपीओ पे आजकल लोगों ने अचानक बहुत भरोसा बढ़ा दिया है पिछले 3-4 सालों में। हालांकि मार्केट बटी रहती है 2-3 लोगों में, 1-2 लोग हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेन बोर्ड की ही बात करते हैं, 1-2 लोग हैं जो वीसी रूट की ही बात करते हैं, पर लार्जली जो बड़ा चेंज आया है, जो नंबर्स दिखा रहा है, वो है कि एसएमई आईपीओ पे सबने बेट करना शुरू किया है। मेरा आपसे प्रश्न है, इस पॉजिटिविटी का अचानक जो 4 साल 5 साल में आई, उसका कारण क्या है? पिछले 5 साल में ना, आई थिंक कोविड के बाद से मार्केट में, ब्रॉडर स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी रही है। उस तेजी के अंदर काफ़ी लोगों ने पैसे कमाए, काफ़ी बिजनेसमैन जिन लोगों ने पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। एक तो है उनका कोर बिजनेस जिससे वो पैसा कमाते हैं, दूसरा है वो उस पैसे को कमाने के बाद कहाँ लगाते हैं। तो कोई रियल एस्टेट में लगाता है, कोई गोल्ड में लगाता है, कोई स्टॉक मार्केट में लगाता है। तो जब इन बिजनेसमैन ने स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनाया तो उनको लगा कि ये चीज़ बढ़िया है। अब हमेशा व्यापारी आदमी व्यापारी रहता है हमेशा, खासकर मारवाड़ी तो हमारे तो पूरे कल्चर में ही थोड़ा अलग ही चलता है, मारवाड़ी गुजराती कल्चर के अंदर। तो उसे लगा कि भाई मैंने पैसा कमाया, ठीक है, बिजनेस से, पर मैं फिर दूसरे के शेयर में क्यों लगाऊं? और अब पैसे तो यहाँ बनते हैं, ठीक है, तो वाई डोंट आई कम अप विद एन आईपीओ आइडिया। एंड वहाँ से इस चीज़ की एक
एक शुरुआत हुई कि भाई मैं दूसरे के स्टॉक में नहीं लगाऊंगा, मैं अपने ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कराऊंगा, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो काम करती है वो काम करती है लगभग 15 से 20 के मल्टीपल पे। अगर मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपये साल का कमाता हूँ तो मेरी वर्थ है 1 करोड़ रुपया, लेकिन अगर मैं अपनी कंपनी को लिस्ट कर देता हूँ तो मार्केट मुझे मल्टीपल देती है 15 से 20% का पैट का। तो मेरी वर्थ हो गई 20 करोड़ रुपए। एब्सोल्युटली। आई थिंक जैसे ही ये सब लोगों ने समझा तो वो आईपीओ के अंदर एक रुझान आया, फिर एंटायर इकोसिस्टम तैयार हो गया, काफ़ी अच्छी अच्छी फर्म्स आई जिन्होंने लोगों को हैंडहोल्ड करना शुरू किया, उनको गाइड करना शुरू किया, बिकॉज खाली गाइडेंस काफ़ी नहीं है, आपको एक इकोसिस्टम चाहिए सो दैट वो जो आपकी गाइडेंस है वो एग्जीक्यूट हो सके। तो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ और उसकी वजह से आपको ये तेजी एसएमई मार्केट में प्लेटफॉर्म पे दिखने के लिए आपको दिखी है। अभी बड़ा बिजनेस भी आ गया है इस मार्केट में, तो इकोसिस्टम पे और इम्पैक्ट अब ये 72% वाला हमें लगता है कि ये 172% की तरफ जाना चाहिए आपके इस इकोसिस्टम के साथ। धन्यवाद इंशा कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ऐसे इंशाअल्लाह भी बोलते हैं, लेकिन मेरे को आदत इंशा कृष्णा बोलने की हो गई है। धन्यवाद, थैंक यू। आखिरी के क्विक क्वेश्चन फ्रॉम यू। कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ आई थी, अब आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बहुत आ गए। न्यूज़ आई थी सीएनबीसी के एक एंकर जो कि रिस्पॉन्सिबल दिखाई देने वाले थे, इन्वेस्टमेंट के सजेशन देते थे, 6 करोड़ के स्टॉक मैनिपुलेशन में भी पकड़े गए। अब आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर टिप देते हैं, अब ऐसे में किस इन्वेस्टर को किस पे भरोसा करना चाहिए? अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए सिर्फ, बिकॉज आई थिंक कोई भी आदमी आपको आके अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई एडवाइस दे रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। ऐसा हमने कई बार देखा है। तो अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी ट्रेनिंग करो, अपने पर भरोसा करो। और जैसे आपने पहले भी बताया है कि एसएमईज अब खुद के बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की कमाई है तो आपकी कीमत है 1 करोड़ रुपया, लेकिन आप इसे स्टॉक मार्केट में ले जाते हो तो हो जाते हो 20 करोड़, 100 करोड़ है तो हो जाता है 2000 करोड़। तो अमूमन मार्केट 15 से 20 का मल्टीपल जो है देता है। मेरे को एक चीज़ का थोड़ा वो है इस समय मन में, एक क्यूरियोसिटी बोलते हैं वर्ड, जिज्ञासा है। हमने आज तक सुना 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वॉरेन बफे की थ्योरी है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हमने सुना रिसेंटली कहीं हमें खबर आई आपने कोई 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड निकाला है, वो 9th वंडर क्या है? देखिए हमारा 9th वंडर है इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली। और इसका एक रीज़न है कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है कि जो हम हर इंसान नोइंगली अननोइंगली इसको फॉलो करता है, हर देश इसको फॉलो करता है, हर कंपनी इसको फॉलो करती है, और एनीथिंग विच इज़ लिविंग और विच इज़ ग्रोइंग इसको फॉलो करती है। इसके 3 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। नंबर 1, हम पहले देशों की बात करते हैं क्योंकि देश सबसे बड़े होते हैं। देश के बाद आती है कंपनी के बाद आते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो हम देश की बात करते हैं कि स्विच टाइमली कैसे काम करता है। मैंने एग्जाम्पल दिया अभी यूएस के फेड के बारे में कि भाई यूएस फेड ने पैसा प्रिंट करना शुरू किया 1971 से। तो गिव यू सम स्टैट्स, 1995 के अंदर यूएस, जापान और यूरोप, ये तीनों जो इकोनॉमीज हैं ये कॉम्पीट करती थी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जो कि एक एसेट हैवी बिजनेस मॉडल होता है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, फिर प्लांट लगाना पड़ेगा, फिर प्लांट में काम करने के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेगी और फिर जाके आपका प्लांट शुरू होगा। यह हुआ बहुत एसेट हैवी बिजनेस मॉडल, और सभी लोग यही करते थे। जर्मनी गाड़ियाँ बनाता था, वो जापान को बेचता था, जापान गाड़ी बनाता था या सोनी म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट बनाता था, वो वहाँ एक्सपोर्ट कर देता था। तो यूएस इसमें काफ़ी स्मार्ट निकला 1995 के अंदर। उसने कहा मुझे इतना इन्वेस्ट करना ही नहीं है, ना पैसे का और ना इतने लंबे टाइम और जेस्टेशन पीरियड का। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जनरली जो एक पे बैक पीरियड होता है वो लगभग 5 से 8 साल का होता है, क्योंकि जब आपका कैपिटल रिकवर होके, इंटरेस्ट कॉस्ट कवर होके आपका बिजनेस आपको पे बैक करता है। तो यूएस ने क्या किया, उसने अपने आप को एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में शिफ्ट कर लिया, विच इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। अब इसका फर्क देखिए, ये जो इन्वेस्ट राइटली स्विच टाइमली है कि यूएस का जीडीपी लगभग 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर था 1995 में, और जापान था 5 ट्रिलियन डॉलर। आज लगभग 30 साल बाद यूएस का जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर से लगभग आ गया 30 ट्रिलियन डॉलर। 10 टाइम, मतलब 1000% का जंप आया जीडीपी के अंदर। और जापान जो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जीडीपी पे था, वो आज सिर्फ 5 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी पे आया है। और यूरोप तो खैर
इवन आई डोंट वांट टू डिस्कस कि यूरोप में क्या हुआ पिछले 20 सालों के अंदर, राइट? तो ये स्विच टाइमली की पावर है। ये एग्जाम्पल एक था। दूसरा है, हम कंपनियों की बात करते हैं, हम बात करते हैं TCS टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप के अंदर करीबन 22 से 23 कंपनियां लिस्टेड हैं अभी तक लगभग। कोई कंपनी 1929 में है, टाटा मोटर, टाटा स्टील, जो हम सबने शायद कहीं ना कहीं देखा है, सुना है, एग्जाम्पल पढ़ा है टाटा साहब का कि हाउ डिड ही स्टार्टेड दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो जो 1920s की कंपनी है उनमें तो आज डेट है 1 लाख करोड़ का, 1-1 लाख करोड़ का। और जो उन्होंने कंपनी सन 2000 में बनाई TCS, वहाँ लगभग 0 डेट है। और आज TCS एक तरफ, टाटा की सारी कंपनियां एक तरफ। तो टाटा ने भी स्विच टाइमली किया तो आज वो टाटास बन पाए। अब आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट में भी यही फिलॉसफी आती है कि जो स्टॉक 1986 में 30 स्टॉक थे, सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं, जो 30 स्टॉक 1986 के अंदर थे वो आज स्टॉक जो है उन 30 में से सिर्फ आज 7 स्टॉक रह गए हैं, 23 स्विच आउट हो गए हैं। तो ये जो इन्वेस्ट राइटली और स्विच टाइमली, जो हम बोलते हैं 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये हम इसलिए बोलते हैं कि आपको, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आप बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल है US वर्सेस जापान इन यूरोप, एग्जाम्पल है TCS वर्सेस रेस्ट ऑफ द टाटा ग्रुप एंड इवन सेंसेक्स। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हम इसको नॉमिनेट करते हैं। Lovely, fantastic, super solid, very insightful session.